सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिजर हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वार टू की। वर्ल्ड वार टू जो अपने अंदर बहुत से दिलचस्प वाकयात समाये हुए हैं, लेकिन उसके अंदर याद रखिए कि इंसानियत सोज वाकयात से वर्ल्ड वार टू की जो तारीख है वो भरी पड़ी है। वर्ल्ड वार टू जिसके अंदर तकरीबन 50 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए, लोकमाए अजल बने, और वो एक ऐसी खूनी लड़ाई थी जिसके अंदर तकरीबन 30,000 लोगों को रोज की बुनियाद पर मारा काटा जा रहा था। दोस्तों, ये वाकयात कैसे हुए, क्या हुआ, जर्मनी ने किस तरह, हिटलर ने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की बतौर एक डिक्टेटर, meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. दोस्तों, 1940 के अंदर जो यूरोप का नक्शा था वो कुछ ऐसा दिखता था, जिसके अंदर जर्मनी में हिटलर ने अपने इर्द गिर्द सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था। उनके अंदर नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रिया शामिल थे। साउथ में इटली के सदर मुसलिनी डिक्टेटर थे, जिन्होंने अपने इर्द गिर्द इलाकों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब यूरोप के अंदर सिर्फ 3 मुल्क बचे थे, यानी रशिया, इंग्लैंड और जर्मनी। तो जर्मनी का रशिया के साथ अमन मुआहदा हो चुका था, इसलिए वो उसके साथ जंग में नहीं था। तो फिर क्या एक मुल्क बचा वाहिद, जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हिटलर ने अपनी जंग का ऐलान कर दिया। दोस्तों, पीछे अमेरिका बचता था। अमेरिका ने खुद को इस सूरत हाल से अलहदा कर लिया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि वो इस पंगे में पड़े। वो एक तमाशाई के तौर पर सारी सिचुएशन को देख रहा था। दोस्तों, जर्मनी की जो धाक थी वो पूरे यूरोप के ऊपर बैठ चुकी थी, और उसे यकीन था कि रशिया तो जाहिर रशिया के साथ वो एक पीस एग्रीमेंट कर चुका था, तो उसे यकीन था कि रशिया उसके खिलाफ हमला नहीं करेगा। लेकिन जर्मनी यानी हिटलर को यह भी यकीन था कि विंस्टन चर्चिल जो है अब उसके साथ अमन मुआहदा करेगा, यानी यूके अब जर्मनी के साथ अमन मुआहदा करेगा और उसके पास इसका कोई चारा नहीं है। जर्मनी ने यूके की तरफ उसको अपना वफद भेजा, तो यूके ने अमन मुआहदा करने से इनकार कर दिया और उसने ऐलान किया कि हम अब हालत जंग के अंदर हैं जर्मनी के साथ। चर्चिल ने बहुत ही धुआंधार तकरीर की अपने पार्लियामेंट के अंदर, और उसने कहा कि अब लड़ाई होगी तो गलियों में भी होगी, और चौराहों में भी, और मैदानों में भी होगी, और जंग के मैदानों में भी होगी, और हवाओं में भी होगी, और समुद्रों के अंदर भी होगी। विंस्टन चर्चिल ने अपनी पूरी कौम को इस जंग के लिए उकसाया, और उसने अपनी कौम से कहा कि अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो हमेशा के लिए गुलामी में चले जाएंगे। इंग्लैंड ने ठान लिया जर्मनी के साथ जंग करने का। दोस्तों, इंग्लैंड को फतह करने के लिए हिटलर ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसे ऑपरेशन सी लाइन कहते हैं, क्योंकि याद रखिए जर्मनी और बरतानिया का कोई खुशकी से रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा उनके दरमियान एक समंदर है। तो हिटलर ने फैसला किया कि वो समंदर के थ्रू वो इंग्लैंड के ऊपर जो है हमलावर होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि जो नेवी थी यूके की, बरतानिया की, वो नेवी जर्मनी की नेवी से ज़्यादा जो थी वो भारी थी, उसके अंदर उसके पास जो वॉरशिप थी वो बहुत ज़्यादा थी। लिहाजा इस फैसले को थोड़ी देर के लिए मुअख्खर किया गया और हवाई हमले का सोचा गया। दोस्तों, जर्मनी की एयरफोर्स लुफ्टवाफे के पास 2600 एयरक्राफ्ट थे इस जंग में हिस्सा लेने के लिए, जबकि यूके की रॉयल एयर फोर्स जो थी उनके पास सिर्फ 700 एयरक्राफ्ट थे। तो इस मामले में जर्मनी का पल्ला जो था वो भारी था, लिहाजा फैसला ये किया गया हिटलर की तरफ से कि वो अब एयर अटैक करेंगे यूके के ऊपर। यूं दोस्तों, 10 जुलाई 1940 को बरतानिया के ऊपर हिटलर ने हमले का हुक्म दे दिया और हमला कर दिया जाता है। पहले हिटलर का इरादा था कि ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट, एयरफील्ड्स और हमले किए जाए। बरतानिया की रॉयल एयर फोर्स जो 1/4 थी जर्मनी के मुकाबले में, उसने डट कर मुकाबला किया और तकरीबन 250 एयरक्राफ्ट जो थे, 165 एयरक्राफ्ट जो थे वो जर्मनी के मार गिराए। और इसके नतीजे में
सिर्फ 65 जो थे रॉयल एयरफोर्स थी यूके की, उसके सिर्फ 65 एयरक्राफ्ट गिरे और ये पहला हमला जो था उसको हिटलर के हमले को पसपा कर दिया और यूं जो एयर अटैक था वो नाकाम हुआ और हिटलर के यानी जर्मनी के जहाज वापस चले गए। दोस्तों पहले तो जर्मनी के जो पायलट थे वो दिन के अंदर हमला करते रहे बरतानिया के ऊपर, लेकिन बाद में उन्होंने रात के टाइम भी अटैक्स शुरू कर दिए। फिर होता क्या है कि कुछ पायलट गलती से अंधेरे के अंदर लंदन सिटी के ऊपर जो है वो बम गिरा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सिविलियन जो हैं वो इस अटैक के अंदर मारे जाते हैं। दोस्तों अब जब के गलती से लंदन के ऊपर हमला हो चुका था तो हिटलर ने अब इरादा किया कि अब इसको मलियामेट कर ही दिया जाए, तो उसने ऑल आउट जो है वो जंग का ऐलान कर दिया और लंदन के ऊपर जो लंदन को तबाह करने की ठान ली और अपने एयरक्राफ्ट्स को लंदन के ऊपर हमले करने की इजाजत दे दी। दोस्तों हिटलर का प्लान ये था कि एक ही हमले के अंदर जो है वो अगर लंदन को हमने तबाह कर दिया तो बरतानिया जो हमारे कब्जे में आ जाएगा, और इस तरह उसने 1000 एयरक्राफ्ट का एक बड़ा रेला तैयार किया और उसे हमले का हुक्म दे दिया और वो रेला जो है वो लंदन सिटी की तरफ चल पड़ा। दोस्तों इन जहाज़ों के अंदर मजीद 120 जो तैयारे थे वो शामिल कर दिए गए। सो अब इनकी तादाद 1120 हो गई, जिनके अंदर 520 फाइटर थे और 600 के करीब जो थे वो बमबार तैयारे थे जो कि लंदन के ऊपर बम गिराने के लिए तैयार। दोस्तों अब एक तारीखी जंग का आगाज होने जा रहा था। 1120 तैयारे जो थे हिटलर के वो तैयार थे बरतानिया के ऊपर हमला करने के लिए, और इसके साथ बरतानिया के पास सिर्फ 630 तैयारे थे इस हमले को रोकने के लिए। सो एक तारीखी जंग का आगाज पहले से हो चुका था, लेकिन अब हिटलर चाहता था कि वो पूरी तरह एक ऐसा हमला करे कि एक हमले के अंदर ही बरतानिया की एयरफोर्स का मलियामेट करके उसके ऊपर कब्जा कर ले। दोस्तों 5 सितंबर 1940 को इस लड़ाई का बहरहाल आगाज हुआ था। तो अब इस अटैक के अंदर जब जर्मनी ने अटैक किया बरतानिया के ऊपर 1120 तैयारों के साथ, तो रॉयल जो एयरफोर्स थी उसने उसका भरपूर जवाब दिया और उसने तकरीबन फिर से 100 तैयारा जो है वो मार गिराया बरतानिया का। दोस्तों यूं भरपूर हमला किया गया और सिर्फ 29 तैयारे रॉयल एयरफोर्स के गिरे, जबकि 100 से ज़्यादा तैयारे जो थे वो जर्मनी के मार गिराए बरतानिया के एयरफोर्स ने, और यूं इस हमले को पसपा कर दिया गया। इस दिन को कहते हैं द बैटल ऑफ ब्रिटेन डे। इसको हर साल बरतानिया जो है वो मनाता है अपनी फतह की एक यादगार के तौर पर। अब सवाल ये था कि ये कैसे हो गया। एक नेशनल बात है कि जब आपके घर में कोई इन्वेड करेगा, आपके ऊपर कोई हमला करेगा, तो आपके पास कोई चारा नहीं बचता कि मारो या मर जाओ। यूं बरतानिया ने इस जज्बे का फायदा उठाते हुए हिटलर की आर्मी को, एयरफोर्स को शिकस्त दी। दोस्तों ये एक सर्वाइवल की जंग थी जिसको बरतानिया ने भरपूर तरीके से लड़ा और जीता। मैं मिसाल दूंगा तारिक बिन ज़ियाद की। जब उन्होंने स्पेन के ऊपर हमला किया तो ये तकरीबन उसी से मिलती जुलती एक बात है कि उन्होंने हमला किया और सबसे पहले उन्होंने अपनी कश्तियाँ जला दी, और कश्तियाँ जलाने के बाद अपने जो अपने फौजी थे उनको कहा, अपनी फौज को कहा कि पीछे तुम्हारे समंदर है और तुम्हारे अगली तरफ दुश्मन है। अब पीछे हटोगे तो डूब मरोगे, और अगर तुम भरपूर हमला करोगे तो स्पेन को फतह करके तारीख में अपना नाम रकम कर लोगे। सो बरतानिया ने भी यही किया और अपने सर्वाइवल की जंग को बड़े भरपूर तरीके से लड़ा और जर्मनी की एयरफोर्स को शिकस्त दी। दोस्तों द बैटल ऑफ ब्रिटेन डे पर हिटलर को बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ, और ये लॉस से काफ़ी अरसे के बाद हुआ, क्योंकि जो हिटलर की धाक थी वो इर्द गिर्द पूरी दुनिया के ऊपर बैठ चुकी थी। दोस्तों हिटलर ने अब अपना जो ऑपरेशन सी लाइन था उसको पोस्टपोन कर दिया और अपनी फौजों को वापस बुलाकर अपना रुख जो है वो रशिया की तरफ मोड़ दिया। दोस्तों उस वक्त यूरोप का नक्शा कुछ यूं था कि ईस्टर्न यूरोप में हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया पहले ही जर्मनी से अलायंस बना चुके। इसके अलावा यूगोस्लाविया, ग्रीस और बल्गारिया पर पहले ही हिटलर ने कब्जा कर लिया था। हकीकत में इटली का डिक्टेटर मुसोलिनी लीबिया और ग्रीस को लेने के चक्कर में था, मगर वहाँ पर बरतानिया की प्रेजेंस मेडिटेरियन सी में कुछ ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसका ये ख्याल था कि वो उसको फतह कर लेगा, लेकिन उसे कामयाबी ना मिल सकी। इटली की फोर्सेस बरतानिया का मुकाबला नहीं कर सकती थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना जर्मनी से इसकी मदद मांगी जाए। सो हिटलर ने अपनी कुछ फौजें
जो है वो मुसोलिनी की मदद के लिए भेजी। तो हकीकत बात ये थी कि हिटलर बरतानिया के साथ जंग नहीं लड़ना चाहता था। दोस्तों याद रहे कि हिटलर बरतानिया के साथ जंग नहीं चाहता था, वो चाहता था कि उसके साथ अमन मुआहिदा हो जाए, क्योंकि उसकी नज़र जो थी वो रशिया की लैंड पर थी, जो कि उस वक्त बहुत बड़ा मुल्क था। सो असल में प्लान ये था कि वो चाहता था कि अगर रशिया को वो जीत गया तो बरतानिया डर के उसके साथ वैसे ही मुआहिदे में आ जाएगा, और यूं ये प्लान जो है वो थोड़ा सा उल्टा पड़ा। जब हिटलर ने बरतानिया के ऊपर हमला किया तो उसको जब उसका भरपूर जवाब दिया गया तो उसने अब अपनी फौजों का रुख जो है वो रशिया की तरफ मोड़ दिया। अब उसे यानी अपना जो अमन मुआहिदा था उसका उसका कोई ख्याल ना किया और अपनी फौजों को रशिया के अंदर इन्वेड करने का हुक्म दे दिया। को इस बात का मैग्लोमैनी हो गया था कि वो हमला करेगा और वो रशिया के ऊपर तो उसे लाजमी फतह कर लेगा, क्योंकि वो समझता था कि वो खुद को एक पूरी दुनिया के हुक्मरान समझना शुरू हो गया था, और उसका ये जोम था कि रशिया को वो जल्दी फतह कर लेगा और उसके बाद उसके लिए सुपर पावर बनने का जो ख्वाब है वो उसका पूरा हो जाएगा। दोस्तों हिटलर की डेड मिस्टेक थी ये कि वो रशिया पर हमला कर दे, और यही टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड वॉर 2 का। दोस्तों हिटलर का प्लान सादा सा था कि जिस तरह उसने फ्रांस के अंदर इन्वेड किया था वो सिंपली रशिया के अंदर इसी तरह इन्वेड कर। सो उसका प्लान 3 अतराफ से रशिया के अंदर दाखिल होने का था। पहला हिस्सा ये था कि उसकी पहली फौज जो थी वो बाल्टिक से दाखिल होगी लेनिनग्रेड के अंदर। ये वो सिटी था जहाँ पे स्टॉलिन रहता था। दूसरा डायरेक्ट मॉस्को के ऊपर हमला करेगा, और तीसरा यूक्रेन की तरफ से हमला करेगा। सो दोस्तों 22 जून 1941 के अंदर ये ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों रशिया की आर्मी हिटलर की आर्मी से बहुत बड़ी थी और उसके पास टैंकों का बहुत बड़ा खजाना था। याद रखिए कि उस वक्त रशिया के पास 20,000 टैंक मौजूद थे, जबकि जर्मनी के पास सिर्फ 6,000 टैंक्स थे। लेकिन यह भी याद रहे कि उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी टैंकों की, वो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी टैंक जो थे वो जर्मनी के पास थे, और यही एडवांटेज था हिटलर को रशिया के ऊपर। सो दोस्तों अपने मुल्क को बचाने के लिए रशिया जो है वो बरतानिया के साथ पैक्ट करके अलाइड फोर्सेस का हिस्सा बन जाता है। अब दोस्तों जब रशिया अलाइड फोर्सेस का हिस्सा बन गया तो सवाल ये खड़ा होता था कि उसको जंगी साजो सामान रशिया को बरतानिया से कैसे पहुंचाया जाए। सो एक रास्ता चुना गया ईरान की तरफ से, लेकिन मसला ये था कि ईरान की हुकूमत भी उस वक्त हिटलर की हामी थी। सो रशिया और बरतानिया मिलकर ईरान के अंदर इन्वेड करते हैं, लेकिन उसका कोई खातिर खा फायदा नहीं होता। दोस्तों इस सारे कुछ के दरमियान जो हो रहा था, जर्मनी की फौजें जो हैं वो तकरीबन 100 किलोमीटर अंदर रशिया के अंदर घुस चुकी थी। दोस्तों हिटलर की फौजें इसी तरह इन्वेड करती चली जाती हैं रशिया के अंदर, और मॉस्को से सिर्फ 300 किलोमीटर दूरी तक रह जाती हैं। लेकिन अचानक वहाँ पर जर्मनी की फौजें रुक जाती हैं, क्योंकि हिटलर और उसके जो कमांडर्स थे उनके दरमियान किसी बात पर इख्तलाफ पैदा हो जाता है। इस जो पेशकदमी थी इसको थोड़ी देर के लिए मौखर कर दिया जाता है। लेकिन अब अक्टूबर का महीना आ चुका था और ठंड बढ़ना शुरू हो गई थी। ठंड के अंदर रशियन आर्मी को यह एडवांटेज हासिल था कि वो ठंड के अंदर बहुत अच्छी तरह वॉर लड़ सकती थी, जबकि जर्मनी के पास ऐसा कोई एडवांटेज मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ रशिया को एक और एडवांटेज मिल जाता है कि वो जापान के साथ एक मुआहदा करती है जिसे नॉन एग्रेशन ट्रीटी कहा जाता है। और यानी पहला तो फ़ायदा ठंड का मिला, ठंड बढ़ने का, जिसमें रशिया की फ़ौजें जो है वो आसानी से लड़ सकती थी, और दूसरा इस ट्रीटी का फ़ायदा हुआ कि जापान के साथ जो है वो एक जंगी मुआहदा हो गया रशिया का। दोस्तों जापान के साथ अमन मुआहदा होने के बाद रशिया का ईस्टर्न बॉर्डर जो था वो सेफ हो गया, और जितनी भी डिप्लॉय थी फ़ौज वहाँ पर रशिया की इस ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, उसको भेज दिया वेस्ट की तरफ, जहाँ पर हिटलर की फ़ौजें जो थी वो इन्वेड कर रही थी। इसी तरह एक और वाकया हो जाता है रूनमा अचानक से कि जापान के जंगी तैयारे अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर हमला कर देते हैं, और वहाँ पे उसके सैकड़ों तैयारों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके अंदर 1,500 के करीब अमेरिकी फौजी जो मारे जाते हैं। अमेरिका का इस वक्त तक वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब ये हमला हो गया तो मजबूरन अमेरिका को इस जंग के अंदर शामिल होना पड़ा, और अमेरिकी सदर ने ये पार्लियामेंट में अपने सेनेट के अंदर ये ऐलान किया कि अमेरिका इज़ नो इन वॉर। दोस्तों यहाँ अमेरिका अपनी जंगी तैयारी के लिए कुछ वक्त लेता है, लेकिन इस दौरान जो जापान है वो कंबोडिया और थाईलैंड के ऊपर कब्जा कर लेता है। दोस्तों 1942 के मिड में हिटलर जो है वो रूस की सप्लाई लाइन के ऊपर हमला कर देता है,
इस सप्लाई लाइन के अंदर स्टॉलन ग्रिड के सिटी के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है जर्मन फौजियों और रशियन फौजियों के दरमियान, जिससे जर्मनी को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, उधर अमेरिका जापान के साथ पैसिफिक पर हमला कर देता है। इस लड़ाई को बैटल ऑफ मिडवे कहते हैं। जापान के 4 जो सप्लाई कैरियर्स थे उनको तबाह कर दिया जाता है। ये वाकया जून 1942 के अंदर पेश आया। 1942 के आखिर तक ब्रिटिश आर्मी मिस्र से इटालियन और जर्मन फोर्सेस को कामयाबी से निकाल चुकी होती है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 की जो सबसे खूनी लड़ाई थी बेसिकली वो ये बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड थी। वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे खूनी लड़ाई इसको कहा जाता है। अब होता यूं है कि जो अलाइड फोर्सेस होती हैं वो रशिया के साथ मिलकर जर्मन फौजियों को चारों तरफ से घेर लेती हैं और 3 लाख जर्मनी के फौजी जो हैं वो सरेंडर कर देते हैं। दूसरी तरफ इटली के अंदर 1943 के अंदर जो मुसोलिनी डिक्टेटर था उसकी हुकूमत को पब्लिक मिलकर ख़त्म कर देती है और मुसोलिनी को उठाकर इक़्तिदार से बाहर फेंक देती है। दोस्तों, याद रहे कि मुसोलिनी को गांव में रहने वाला एक शख्स जो है वो उसे कत्ल कर देता है। इधर इटली की नई हुकूमत आने के बाद जब डिक्टेटरशिप ख़त्म होती है तो वो अलाइड फोर्सेस के साथ अपना पैक्ट कर लेती है और उनका साथ देना शुरू कर देती है। यूं अलाइड फोर्सेस जो थी वो दिन ब दिन जो है वो मजबूत होती चली गई, क्योंकि अमेरिका भी उसके अंदर शामिल हो चुका था और अब इटली भी इसके अंदर शामिल हो चुका था। दोस्तों, 6 जून 1944 जो हिस्ट्री में डी डे के नाम से मशहूर है, करीब 1.5 लाख अलाइड फोर्सेस एक खतरनाक ऑपरेशन करने के लिए ज़मीन पर उतरती हैं। ये तमाम अलाइड फोर्सेस फ्रांस में मौजूद जर्मन फौजियों से मुकाबला करने के लिए उतरती हैं। दोस्तों, हिटलर के लिए ये एक दोहरी मुसीबत जो थी वो नाजिल हो चुकी थी, क्योंकि हिटलर ने अपनी फ़ौज को तैयार किया हुआ था सिर्फ इसलिए कि वो रशिया की फ़ौज से लड़ेंगी, लेकिन अब ये एक और जो 1.5 लाख फ़ौज थी अलाइड फोर्सेस की, उनके साथ मुकाबला करने के लिए हिटलर की फ़ौज तैयार ना थी। दोस्तों, हिटलर ने अपनी वेस्ट साइड को सेव करने के लिए जो अपनी फौजें थीं वो रशिया से वापस बुला लीं और यूं सोवियत यूनियन ने जो इलाका था जो हिटलर ने कब्जा कर लिया था उसको वापस वागुजार करा लिया। उसके बाद दोस्तों फ्रांस को भी आज़ाद करा लिया गया और यूं एक के बाद एक इलाके जो थे वो हिटलर के कब्जे से निकलते गए और हिटलर की जो आर्मी थी वो एक खास इलाके के अंदर सिकुड़ती चली गई। तीन अतराफ से जो अलाइड फोर्सेस थी वो जर्मनी के अंदर घुसने के लिए तैयार थी। सबसे पहले जर्मनी के ऊपर जो थी वो ज़बरदस्त किस्म की बॉम्बिंग की गई एयरफोर्स के थ्रू। इसके अलावा 1945 के अंदर फरवरी में याल्टा कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें ऐलान किया जाता है कि जो मुल्क जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देगा वो अलाइड फोर्सेस में शामिल हो सकता है। दोस्तों, यूं तुर्की, मिस्र, यूरुग्वे, सऊदीया, वेनेजुएला, लबनान, सीरिया और इस किस्म के जो उसके साथ साथ इलाके थे उन सब ने जर्मनी के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी और वो खुद जो थे वो अलाइड फोर्सेस के अंदर शामिल हो गए। दोस्तों, याद रहे वर्ल्ड वॉर 2 की आखिरी 4 माह बहुत ही खूनी और दर्दनाक थे। करीब 30,000 लोग जो थे वो रोजाना की बुनियाद पर मारे जा रहे थे। अलाइड फोर्सेस हिटलर के जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे उनमें से लाखों लोगों को आज़ादी दिला रहे थे। कितने ही यहूदी जो थे वो अपने उन बुरे हालात के अंदर जो उस वक्त थे अलाइड फोर्सेस ने उनको वहाँ से आज़ादी दिलाई। याद रहे उस वक्त हिटलर ने यहूदियों के जत्थे जो थे वो एक दिन के अंदर कत्ल किए। दोस्तों, आखिरकार मई 1945 के अंदर बर्लिन को घेर लिया जाता है। इससे 2 दिन पहले 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुदकुशी कर ली। दोस्तों, 8 मई 1945 को बर्लिन फतह हो जाता है और फिर जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, यानी मगरबी जर्मनी और मशरकी जर्मनी। दोस्तों, दुनिया का जो आज नक्शा पाया जाता है वो इसी तकसीम का नतीजा है, वरना दुनिया का नक्शा कुछ और ही हुआ करता था। इसके नतीजे में एक नया मुल्क जो है वो आबाद हुआ, जिसे पोलैंड कहते हैं। इस तरह जर्मनी और फ्रांस की दोस्ती हो गई और एक नया उन्होंने मुआहदा किया जिसे यूरोपियन कोल एंड स्टील कंपनी कहा जाता है। दोस्तों, फिर इटली और बरतानिया भी इस मुआहदे के अंदर शामिल हो जाता है और फिर बाद में जाके सन 2000 के अंदर जो है वो यूरोपियन यूनियन बना दी जाती है। दोस्तों, 1945 के अंदर जो है वो यूनाइटेड नेशन वजूद में आती है और वो ऐलान करती है कि जिस तरह मुल्क तकसीम हो चुके हैं उनकी जो सरहदें हैं वो मुकद्दस हैं और कोई भी दूसरा मुल्क जो है वो किसी दूसरी सरहद के अंदर इन्वेड नहीं कर सकता। तो इसके बाद वर्ल्ड बैंक, IMF और नेटो का वजूद बनता है। याद रहे दोस्तों कि आज भी जो मुस्तकिल मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के वही मुल्क हैं जो अलाइड फोर्सेस का पहले से हिस्सा थे, यानी चाइना, UK, रशिया, अमेरिका और फ्रांस। दोस्तों, इस वॉर के बाद जापान जो है वो अकेला पड़ जाता है।
दोस्तों इसके बाद जुलाई 1945 के अंदर अमेरिका जो है वो जापान यानी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम का हमला कर देता है। ये एक नए से मतलब एक नई टॉपिक है कि उसकी वजूहात क्या थी कि अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम क्यों गिराए। सो ये थी वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री जो बड़ी दर्दनाक थी और इसके अंदर 50 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए। सो ये बड़ी ही तकलीफदेह बात थी क्योंकि इंसानियत के लिए ये बहुत बड़ा अलमिया था। दोस्तों आज के व्लॉग को यहाँ ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट टाइम आपका दोस्त आपका उस मलिक हाजिर होगा नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।